नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कंप्यूटर पर। दोस्तों, आज जो कंसेप्ट आपके लिए हम लेकर आए हैं वो है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस के लिए आप सबसे पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देंगे। आज के जो कवर करवाने वाले हैं स्टोरेज डिवाइस में वो है सबसे पहले व्हाट इज़ कंप्यूटर डेटा स्टोरेज, देन आफ्टर दैट वी विल कवर टाइप ऑफ स्टोरेज। फिर इसके बाद हम लेके चलेंगे आपको स्टोरेज डिवाइसेस के जो फीचर्स हैं, किस आधार पर इनको कैटेगराइज किया जा सकता है, क्या क्या फीचर्स होते हैं स्टोरेज के, और एंड में हम बताएंगे आपको कुछ जो अदर एग्जांपल रह जाएंगे वो स्टोरेज डिवाइसेस जो आजकल प्रचलन में है। तो आज मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए, इस लेक्चर को एंड तक देखिए, आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी इसमें देने वाला हूँ और आपकी नॉलेज के लिए ये काफ़ी अच्छी वीडियो प्रिपेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले व्हाट इज स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज सिंपली आप जैसे कि जानते हो, कंप्यूटर में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो उन ऑपरेशंस में मैंने आपको बताया था कि एक ऑपरेशन होता है इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, एक प्रोसेस होता है, एक आपका कंट्रोल होता है एंड एक होता है आपका स्टोर। तो ये आपके 5 ऑपरेशन से कंप्यूटर में किसी में भी जब परफॉर्म होते हैं, किसी भी इंस्ट्रक्शंस को जब भी हम कोई काम करते हैं तो ये 5 ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, इनपुट आउटपुट प्रोसेस एंड कंट्रोल एंड स्टोर। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले स्टोर का मतलब क्या है कि सिंपली जब भी हम कोई भी इनपुट देंगे, इनपुट देने के बाद वो डेटा कहाँ जाता है आपका, सिंपली इनपुट देने पे वो आपके प्रोसेस होता है। प्रोसेस किसके जरिए होता है, सीयू और एएलयू के जरिए, और साथ में जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स होते हैं वो कहाँ पे जाके स्टोर होते हैं, मेमोरी में। ठीक, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो स्टोरेज डिवाइस हैं वो क्या करती हैं, कोई भी डेटा को स्टोर करती हैं। अब स्टोर आपका टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। ये 2 तरीके के स्टोरेज हो सकते हैं आपके सामने। तो इसमें सबसे पहले जैसे आपके, या फिर आपका ये हो सकते हैं वॉलेटाइल भी स्टोरेज हो सकता है, नॉन वॉलेटाइल भी हो सकता है। एक कंप्यूटर को ये स्टोरेज बिल्कुल चाहिए ही चाहिए तो उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि वो प्राइमरी स्टोरेज भी डिवाइस भी हो सकती है और आपकी सेकेंडरी भी हो सकती है। ठीक, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि स्टोरेज डिवाइसेस जो आपकी होती हैं वो कई टाइप की हो सकती हैं, जिनमें सबसे पहले हम कहते हैं टाइप ऑफ ऑपरेट। अगर देखा जाए कि टाइप तो किस तरीके से यूज ली जा रही है, वो किस कंप्यूटर किस वे में उसको यूज ले रहा है, तो अपन कह सकते हैं कि कंप्यूटर का किस वे में यूज ले रहा है। तो टाइप ऑफ स्टोरेज जो होती है वो आपके 2 टाइप्स की होती हैं, एक आपकी प्राइमरी स्टोरेज होती है और एक आपकी सेकेंडरी स्टोरेज होती है। ठीक, प्राइमरी स्टोरेज में आपके यानी ये ऐसे मान सकते हैं कि एक एजुकेशन सिस्टम है, तो उसमें जैसे आपकी प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी है, जिसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम में आपके प्राइमरी एजुकेशन क्या है, कंपलसरी है, इसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते, यानी सेकेंडरी एजुकेशन गेन ही नहीं कर सकते, यानी आप एजुकेशन गेन ही नहीं कर सकते। एजुकेशन बिना प्राइमरी के आप एजुकेशन नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसे ही प्राइमरी स्टोरेज जो होते हैं इनके बगैर आप कंप्यूटर को रन नहीं कर सकते। अगर ये नहीं है तो आप इसको कंप्यूटर को क्या नहीं कर पाओगे, रन। यानी ये आपके कंप्यूटर को रन करने के लिए, कंप्यूटर को चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है। यानी जो कंप्यूटर चलता है वो प्राइमरी स्टोरेज पे ही चलता है। ठीक, सेकेंडरी स्टोरेज एक तरीके से हमारी जो है उन्हें हम कई बार बोलते हैं ऑक्सिलरी। ये आपके ऑक्सिलरी स्टोरेज भी बोलते हैं इसको। ठीक, ऑक्सिलरी मतलब ये सहायक होती हैं, कुछ स्पेसिफिक वर्क को काम करने के लिए ये काम में ली जाती है। बट जो कंप्यूटर जो रन होता है या कंप्यूटर जो आपका एग्जीक्यूट होता है वो आपका किस पे होता है, प्राइमरी, और प्राइमरी पे ही सारा वर्क होता है। ठीक, अच्छा, इसमें सेकेंडरी मेमोरी को जो आपके हम सेकेंडरी स्टोरेज है उसको कई और भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे प्राइमरी स्टोरेज है, प्राइमरी स्टोरेज को मेनली हम जो कैटेगराइज करते हैं वो करते हैं आपके रैम और रोम में। थोड़ा सा और भी बताऊंगा, अभी रैम और रोम से ही मतलब नहीं है कि और क्या होती है प्राइमरी में। सेकेंडरी में जो आपके आती हैं उसको हम कई बार सब कैटेगराइज करके ले सकते हैं कि एक सेकेंडरी मेमोरी भी होती है और एक इसको बोलते हैं टेरिटरी स्टोरेज भी बोल सकते हैं। टेरिटरी स्टोरेज का मतलब मैं अभी इसी वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूँ। और एक कह सकते हैं हम ऑफलाइन स्टोरेज भी होता है, ये सेकेंडरी स्टोरेज का ही पार्ट है।
पर कई जगह किसी बुक में आपको मिल सकता है या किसी लेक्चर में या कहीं पर भी आपको इस तरीके से भी बताया जा सकता है कि ये भी इसी की स्टोरेज की टाइप होती है। तो ये प्राइमरी स्टोरेज है जिसमें आपके मेन मेमोरी, जिसको अपन मेन मेमोरी बोलते हैं प्राइमरी स्टोरेज को, ठीक। तो ये आपके सेकेंडरी स्टोरेज है। तो प्राइमरी स्टोरेज को हम क्या कह सकते हैं, मेन मेमोरी भी है, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले हम लेके चलते हैं कि आपको प्राइमरी मेमोरी जो होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं, क्या काम करती हैं। तो देखो प्राइमरी स्टोरेज को हम क्या कह सकते हैं, मेन मेमोरी भी कहते हैं। ये आपके जो प्रोसेसर होता है सीपीयू, जैसे अपन कहते हैं सीपीयू प्रोसेसर जो होता है वो डायरेक्ट किससे कनेक्ट होता है, एड्रेस लाइंस के जरिए यानी बस के जरिए किससे कनेक्ट होता है, प्राइमरी मेमोरी से। ये आपके प्राइमरी मेमोरी से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, कौन, सीपीयू। तो मेन मेमोरी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्ट किससे होती है, डायरेक्ट आपके सीपीयू से होती है। किसके जरिए, मेमोरी बस के जरिए, ठीक है। यानी इसमें ये कुछ बसेज होती हैं, बसेज एक तरीके से हम आप ये मान सकते हो कि बस क्या हैं, कनेक्टर लाइंस हैं, यानी जिनके जरिए आपस में कुछ डिवाइसेज आपस में कनेक्ट होती हैं, उसको क्या कहते हैं, बस। ये ध्यान रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में भी, और आपको आना भी चाहिए कि जो भी कनेक्टर्स होते हैं या कुछ लाइंस होती हैं, जो वायर्स होते हैं, सेट ऑफ वायर्स होते हैं ये, ठीक है। इनमें आगे कुछ कनेक्टर लगे होते हैं और ये कनेक्टर आपके एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए या डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए या एड्रेस शिफ्ट करने के लिए कुछ काम आते हैं, तो इनको बोलते हैं बस। ये कई टाइप की बस हो सकती है, मेमोरी बस होती है, डेटा बस होती है, एड्रेस बस होती है, तो इस तरीके से हम इनको कह सकते हैं, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे जो अपन बात कर रहे हैं वो है कि आपके मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी को अपन मेन मेमोरी बोलते हैं, और ये आपके डायरेक्ट कनेक्ट होती है। ये डायरेक्ट क्या करती रहती है, ये आपके प्राइमरी मेमोरी आपके सीधे सीपीयू इससे क्या कर सकता है, इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है, यहाँ से प्राइमरी मेमोरी से ये रीड करेगा और डायरेक्ट आपके कुछ जो भी आपके रिजल्ट्स होते हैं उनको कहाँ पर राइट करता जाता है। तो जो आपका प्राइमरी मेमोरी है उससे सीपीयू डायरेक्ट आपके कनेक्ट करता है, रीड और राइट का करता है, ठीक। अब इसमें जो आपके हैं वो प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी है, रैम है, रोम है, कैशे है, एक आपके रजिस्टर है, ठीक। ये सारी कैसी मेमोरी हैं, आपकी प्राइमरी मेमोरी है। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ रैम पर। तो प्राइमरी स्टोरेज में सबसे ज़्यादा जो यूज होती है वो है आपके रैम। रैम की फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसका कारण क्या है, तो इसमें देखो ये रैंडमली एक्सेसिबल है, यानी सीपीयू क्या करता है कि जब भी हमारा कोई प्रोग्राम, जैसे देखो हम एक तरीके से ऐसे सोच सकते हैं कि जब भी हम कंप्यूटर पे कोई काम करते हैं तो हमारा कोई, हम कंप्यूटर पे कोई भी वर्क करने के लिए हमें कोई एप्लीकेशन चलानी होगी। जैसे सपोज आपको लगता है कि मुझे एक लेटर बनाना है, तो एप्लीकेशन है वर्ड, तो सबसे पहले हमें उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को चलाना पड़ेगा, किसी लेटर को लिखना है तो ये वर्ड क्या करता है, अभी हमारे पास कहाँ पे रखा हुआ है, हार्ड डिस्क में, ठीक। यानी ये एक सेकेंडरी मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है जिसमें ये स्टोर है। तो सबसे पहले जैसे हम प्रोग्राम को रन करते हैं वो किस में आता है, रैम में, ठीक। अब रैम में वो किसी एरिया में आ जाता है, एक प्रोग्राम यहाँ आ गया। अब जब भी ये प्रोग्राम रन होगा तो ये कौन रन करेगा, इसको सीपीयू, ये सीपीयू रन करेगा। तो सीपीयू पर ये क्या करेगा, डायरेक्टली या रैम से सीपीयू पे डेटा इंस्ट्रक्शंस आएंगे। ये एक इंस्ट्रक्शंस को, इसमें प्रोग्राम एप्लीकेशन क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। जो भी प्रोग्राम होते हैं या सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, यानी निर्देशों का समूह है, ठीक। जिसमें बहुत सारे निर्देश। अब उन निर्देशों को एक वन बाई वन ये क्या करता है, सीपीयू को फॉरवर्ड करता है। सीपीयू यहाँ से उसको एग्जीक्यूट करता जाता है और उसके रिजल्ट को वापस रैम में स्टोर करता जाता है। और जब हमारा पूरा काम हो जाता है तो उसके बाद हम फाइनलाइज उसको सेव कर देते हैं, तो वो वापस कहाँ पे आ जाती है, हार्ड डिस्क में। तो ये एक तरीके से हम, जैसे हमने कोई टाइप किया, कुछ भी किया, या फिर उसमें कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से ये काम होता है, ठीक। तो ये जो भी प्रोग्राम हम जब भी रन करेंगे तो सबसे पहले वो किस में आता है, रैम में। तो फिर जैसे ही उस प्रोग्राम को बंद करेंगे तो फिर वो यहाँ से क्या हो जाता है, रैम से हट जाता है। तो इस तरीके से ये रैंडमली आपके एक्सेसिबल मेमोरी है जिसमें बार बार से
आप चेंज कर पा रहे हो, बार बार अलग अलग तरीके के प्रोग्राम लोड करते हो, तो इस तरीके से इसमें हम क्या कर सकते हैं, रैम को बता सकते हैं। ठीक है, तो दोस्त ये तो बात हुई हमारी कि रैम क्या होती है। अब रैम में भी कई टाइप की रैम होती हैं टेक्नोलॉजी के आधार पर। ये रैम है, इसमें क्या है, ये फास्ट एक्सेसिबल होती है। ये टू टाइप्स की है, एक डी रैम, एक एस रैम। डी रैम की फुल फॉर्म, डी की फुल फॉर्म आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, डी होती है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और स्टैटिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये दोनों आपकी डी रैम है, एच डी रैम है या एस रैम है, तो इन दोनों को आपको इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना, ये टाइप ऑफ रैम है। ठीक है, इसमें डी रैम का मतलब डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इनमें टेक्नोलॉजी का फ़र्क है, स्पीड का है, इनकी कैपेसिटी का है, डिफरेंस होता है, कहाँ काम आती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो डी रैम है वो आपके डायनामिक में, ये कुछ इस तरीके से ये मान सकते हैं, ये आपके डी रैम है। जो जनरली जो रैम काम में लेते हैं हम कंप्यूटर में, जिसको वास्तव में रैम बोलते हैं, वो डी रैम आती है, जिसे हम कंप्यूटर में अपने इंस्टॉल करके रखते हैं, इस तरीके से डी रैम आती है। स्टैटिक रैम होती है, वो भी चिप, हालांकि दोनों ही चिप फॉर्म में होती हैं, ठीक है, बट इनमें अंतर क्या होता है, तो देखो स्टैटिक रैम होती है वो आपकी बहुत फास्ट होती है। अच्छा, इसको हम देखो, जो हमारी कैसे बनी होती है ना, कैसे मेमोरी का नाम सुना होगा, अभी आगे बता रहा हूँ। कैसे मेमोरी होती है वो आपके एस रैम होती है, स्टैटिक रैम होती है। ठीक, ये क्या है, फास्ट होती है बहुत ज़्यादा, और ये नज़दीक लगी होती है किसके, सीपीयू के, सबसे पास में सीपीयू के पास लगी होती है ये। ठीक, ये कंप्यूटर की स्पीड को बनाने के लिए काम आती है। ये आप एक्सपेंसिव है क्योंकि ये फास्ट है, और इसमें अच्छा, इसकी जो साइज़ होती है वो कंपेरेटिव टू, जो साइज़ होती है वो डायनेमिक रैम से कम रहती है हमेशा, क्योंकि ये महंगी पड़ती है, और इसकी जो कैपेसिटी या डेंसिटी है वो भी आपके क्या होगा, कम होती है, इसमें डेंस कम होती है। इसमें ये आपके एक्सपेंसिव है, कंजप्शन जो है वो इसका स्टैटिक रैम का ज़्यादा है, और इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। इसका कारण भी बता देता हूँ। रिफ्रेश का मतलब क्या होता है कि रैम में एक्चुअली जो भी सिग्नल होते हैं वो 0 1 या जो भी होते हैं वो चार्ज डिस्चार्ज से होता है काम। यानी कोई भी अगर किसी जगह पे कोई डेटा स्टोर कर रहे हैं किसी भी एरिया में, किसी भी सर्किट के थ्रू, डिजिटल सर्किट है, तो जो डिजिटल सर्किट के थ्रू जो भी डेटा स्टोर करते हैं, तो वो आपके अगर चार्ज है कोई चीज़ तो इसका मतलब वो 1 है, और डिस्चार्ज है तो इसका मतलब 0 है। तो डायनामिक रैम जो काम में लेती है वो आपके कैपेसिटर काम में लेती है। एक कैपेसिटर एक चीज़ है आपके, कंडेंसर आप सुना होगा, कैपेसिटर, ये इलेक्ट्रिक सर्किट में काम आता है। कुछ इस तरीके से कैपेसिटर की शेप होती है, ऐसे आपने देखा हो तो, यहाँ इसमें 2 टांगें होती हैं, ये चार्ज हो जाता है, और यहाँ पर इस तरीके से इसमें कुछ लाइनें बनी होती हैं। ठीक, ये कैपेसिटर होता है। तो कैपेसिटर क्या करता है, आपके चार्ज होकर कोई भी डेटा स्टोर करता है। अच्छा, कैपेसिटर कुछ टाइम अगर यूज नहीं लिया जाता और उसको एज इट छोड़ दिया जाता है, तो इसके लिए उसका क्या हो जाता है, वो डिस्चार्ज हो जाता है थोड़ी देर में, और डिस्चार्ज हो जाएगा तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसलिए इसको रिफ्रेश करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकि उसको दोबारा से पुनः चार्ज करते रहें। तो वो 1 सेकंड में कई बार चार्ज करना होता है, यानी कोई डेटा को परमानेंट बनाए रखने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, हमें रिफ्रेश करना पड़ता है, यानी चार्ज करना पड़ता है। तो ये आपके थाउजेंड्स ऑफ टाइम पर सेकंड आपके जो चार्ज करने पड़ते हैं, यानी रिफ्रेश करना पड़ता है। तो डायनेमिक रैम को आपके रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है, जबकि स्टैटिक रैम को आपको नहीं करनी पड़ती, क्योंकि स्टैटिक रैम जो काम में लेती है वो आपके आते हैं फ्लिप फ्लॉप। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्टैटिक रैम में जो आपके काम आते हैं वो क्या काम आता है, फ्लिप फ्लॉप सर्किट। ये फ्लिप फ्लॉप सर्किट काम में आता है। एक फ्लिप फ्लॉप सिंगल बिट को स्टोर करता है, 0 या 1 को। ठीक है, जबकि डायनामिक रैम में जो आपके काम आता है सर्किट, वो आते हैं कैपेसिटर काम में आता है। तो ये क्या करता है, ये भी आपके 0 या 1 को स्टोर करता है, मगर ये चार्ज या डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब आते हैं हम रैम में। सबसे पहले मैंने अभी बताया था कि
रैम में आपकी एक एस रैम, जैसे कि मैंने बता ही चुका हूँ आपको। एस रैम क्या है? प्राइमरी मेमोरी है। क्या करती है एस रैम? क्या करता है? तो यहाँ पर जो एस रैम है वो सिंपली आपकी क्या है? टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी है। रैम का टाइप है एक एस रैम और डी रैम। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। फुल फॉर्म इसकी क्या है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। क्या काम लेती है एस रैम? स्टैटिक्स फ्लिप फ्लॉप सर्किट काम में लेती है। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? मैंने आपको बता दिया है कि एक फ्लिप फ्लॉप एक डिजिटल सर्किट है जो क्या स्टोर करता है? एक बार में एक बिट को स्टोर करता है, 0 या 1 को। फ्लिप फ्लॉप क्या करते हैं? सिंपली ये ध्यान रखना है आपको। फ्लिप फ्लॉप है वो एक क्या है? डिजिटल सर्किट है। ठीक, डिजिटल सर्किट है जो क्या करता है? एक स्टोर क्या करेगा? 0 या 1 को। इसको ये एक्सपेंसिव है, फास्टर है, ठीक है, कंपेरेटिव टू डी रैम, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के कंपेरेटिव ये आपके बहुत फास्ट काम करती है। इसमें लेस डेंस होता है, इसलिए इसमें कम ही डेटा स्टोर किया जाता है। ठीक, तो जो एस रैम होती है वो आपके कैश वगैरह बनाने में काम आती है। कैशे में भी L1 है, L2 है, L3 है, अभी आगे बताने वाला हूँ। तो ये आपके एस रैम में आपके जो दोस्तों ये काम आती है वो आपके क्या आती है? कैश मेमोरी को बनाने के लिए काम आती है। ठीक है, इसमें कम डेटा स्टोर होता है। इसके बाद आपके आते हैं एस रैम में। एस रैम भी दो टाइप की होती है। देखो ये आप ऐसे समझ सकते हो एक डायग्राम से कि ये रैम है। रैम 2 टाइप्स की है, एस रैम और डी रैम। ठीक, अब एस रैम भी 2 टाइप्स की है आपकी। कौन सी? सिंक्रोनस रैम एस रैम और एसिंक्रोनस एस रैम। ये 2 टाइप्स की है। एक सिंक्रोनस है, एक एसिंक्रोनस है। सिंक्रोनस एसिंक्रोनस का नाम से कैसे समझ सकते हैं कि सिंक्रोनस जो होती है या एसिंक्रोनस रैम जो है वो क्या करती है? आपके एसिंक्रोनस इंटरफेस में काम करती है। एसिंक्रोनस इंटरफेस का मतलब क्या है? जहाँ पर कोई क्लॉक काम नहीं करती। यानी एक्चुअली क्या होता है, जब सीपीयू काम करता है तो यहाँ पर एक काम करती है क्लॉक। ठीक, क्लॉक क्या करती है? एक सिंक्रोनाइजेशन करती है कि यानी जैसे ये क्लॉक चेंज होती है तो पूरा सिंक्रोनाइजेशन, एक बार की इंस्ट्रक्शन पूरी चेंज हो जाती है। ठीक, पर्टिकुलर हर क्लॉक में। तो ये आपके जो क्लॉक काम करती है यानी 1 सेकंड में मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को चेंज करते हैं। यहाँ पर ये सीपीयू लेता है बार बार वापस उस पर वर्क करता है। तो ये क्लॉक उसको सिंक्रोनाइज करती है सारे डिवाइसेज को। इसमें सिंक्रोनाइज किस किस को करती है? जैसे मेमोरी है, अदर डिवाइस है उसके साथ जो भी कनेक्ट है, इनपुट आउटपुट्स हैं। ठीक है, तो इन सबको सिंक्रोनाइज करता है। तो अगर सिंक्रोनाइज के लिए जहाँ क्लॉक काम नहीं आती है, जहाँ एसिंक्रोनस काम होता है, जहाँ क्लॉक यूज नहीं होती है, वहाँ पर आपकी क्या काम आती है? एसिंक्रोनस एस रैम। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें टाइमिंग होती है, टाइमिंग ऑफ सिग्नल्स है वो सिंक्रोनाइज नहीं होती है विद ए क्लॉक सिग्नल, यानी इसमें क्लॉक का सिग्नल के हिसाब से ये सिंक्रोनाइज नहीं होती है। ठीक, ये इजी है, सिंपल है, बट ये स्लो है किसके कंपेरेटिव? सिंक्रोनस के। सिंक्रोनस आपके एसिंक्रोनस से फास्ट मिलती है। ये भी एक एस रैम की कैटेगरी है। सिंक्रोनस एस रैम है स्टैटिक्स। ठीक है, इसमें ये सिंक्रोनस इंटरफेस में काम करती है, यानी ये क्लॉक के हिसाब से काम करेगी। ये आपके फास्ट भी होगी ये एस रैम, और ये आपके पाइपलाइनिंग में भी काम आती है, प्रीफेचिंग में काम आती है। ठीक, इसलिए ये आपके कॉम्प्लेक्स है, स्पीड भी फास्ट है, ये एक्सपेंसिव भी है, तो इसको इलेक्ट्रिक सर्किटरी में ऑपरेट करने में काम में लिया जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आपके जो आपकी एस रैम है स्टैटिक्स, आपकी एस रैम है वो आपके 2 टाइप्स में है। कौन सी? एसिंक्रोनस एस रैम, एसिंक्रोनस एस रैम, और एक है आपकी सिंक्रोनस एस रैम। ठीक है, तो ऐसे हम इनको याद कर सकते हैं। अब आते हैं हम, ये तो रही एस रैम की बात, अब आते हैं डी रैम पर। तो डी रैम
डी रैम मैंने आपको बताया था डायनेमिक रैम है। यही एक्चुअल जो बाजार में मार्केट में डीअटैचेबल रैम मिलती है, इसको हम किसी पोर्ट पे लगाते हैं, वो वाली डी रैम है। ये आपकी डायनामिक डी रैम की फुल फॉर्म क्या है? डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सिंपली क्या यूज करती है डी रैम? क्या करती है? प्राइमरी मेमोरी है, कैपेसिटर यूज करती है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कैपेसिटर्स का यूज होता है दोस्तों, ठीक है, इसमें स्टोरेज करने के लिए डेटा को। ये आपकी स्लो है कंपेरेटिव टू एस रैम। ये है डेटा ज़्यादा स्टोर करेगी, इसमें डेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, ये सस्ती होती है, कॉमनली यूज होती है मेन मेमोरी में, बहुत ज़्यादा इसको यूज किया जाता है कंप्यूटर में आजकल। आपकी सस्ती भी है। तो यहाँ पर ये जो आपके सिंपली लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करता है। इसके बाद डी रैम के भी टाइप्स हैं। डी रैम की टाइप कौन कौन सी हैं? तो इनमें सबसे पहले आपके डी रैम जो है वो आपके जो डी रैम है वो आपके सिंक्रोनस है और एक डबल डेटा रेट है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं सिंक्रोनस डी रैम, यानी इसको अगर शॉर्ट में कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं ये एच डी रैम है। जो पहले सबसे पहले जो अर्लियर कंप्यूटर्स में आती थी वो रैम वो आपकी ये आती थी एच डी रैम। और एक आप डी रैम जो दूसरी है वो है डबल डेटा रैम, यानी डी डी आर। इसको बोलते हैं डबल डेटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो यहाँ पर डबल डेटा रेट सिंक्रोनस रैम है। तो दोस्तों जो आपकी डी डी आर रैम है, डी डी आर को शॉर्ट में कह देते हैं डी डी आर रैम, बाकी ये डी डी आर एच डी रैम होती है, ठीक है। डी डी आर एच डी रैम का मतलब क्या है? डबल डेटा रेट सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। जबकि सिंक्रोनस एच डी रैम है तो इसमें सिंपली क्या है, सिंक्रोनाइज होती है। ये भी होती तो दोनों ही है डी रैम में, तो डी रैम में दोनों टाइप की ही सिंक्रोनस होती हैं, सिंक्रोनाइज होती हैं बस मेमोरी से, सीपीयू की क्लॉक से, ठीक है। क्योंकि ये क्या करती है, फास्टर एक्सेस प्रोवाइड करवाती है एसिंक्रोनस के कंपेरेटिव में, ठीक। और दूसरी है आपकी डबल डेटा रेट सिंक्रोनस रैम। इसमें क्या होता है, डी डी आर एच डी रैम में आप एच डी रैम ही होती है, पर इसकी जो स्पीड होती है वो बैंडविड्थ जो होती है वो आपके ट्वाइस हो जाती है, दोगुनी। यानी डेटा रेट इसकी क्या हो जाएगी, जो ट्रांसफ़र रेट हो जाएगी या रीड एंड राइट की जो एक्सेस की रेट हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी रैम एच डी रैम हो गई। अब सिंपली अगर इसको थोड़ा सा डीप और देखना चाहें कि प्राइमरी स्टोरेज में यहीं पर क्या है आपकी जो मार्केट में चलती हैं, उनमें सबसे मैंने अभी बताया कि एच डी रैम जो अर्लियर कंप्यूटर्स में चलती थी, एक आई थी आर डी रैम। आर डी मतलब है आपका रैम बस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और अब भी जो आजकल चल रही हैं वो हैं आपके डी डी आर एच डी रैम, ये हैं। इसमें भी बहुत सारे अब वर्जन आ चुके हैं, जैसे आपके डी डी आर 1 नाम सुना होगा आपने, डी डी आर 2, डी डी आर 3, डी डी आर 4, 3 है, 4 है, और अब डी डी आर 5 आ गई। तो लेटेस्ट ये टेक्नोलॉजी के आधार पर अपन की ये मेमोरी है, थोड़ा सा इसको ध्यान रख सकते हैं अपन। डी डी आर डबल डेटा रेट और एच डी सिंक्रोनस डी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो ये आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। तो ये प्राइमरी मेमोरी में डी डी आर रैम है, डबल डेटा रेट वाली है, टाइप ऑफ एच डी रैम ही है, ठीक है, जो कि आपके ट्वाइस पर क्लॉक साइकिल के चलती है। सिंगल डेटा रेट के कंपेरेटिव डबल चलती है इसमें। डी डी आर रैम जो आपकी इंट्रोड्यूस हुई थी वो 2000 में आई थी, और इसमें अब इससे कई जनरेशन आ गई हैं, जिसमें आपकी इंक्लूडिंग क्या है, डी डी आर 2, डी डी आर 3, डी डी आर 4 और अभी लेटेस्ट में जो डी डी आर 5। हर जनरेशन में इसमें क्या होता है, इसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर दिया जाता है, बैंडविड्थ बढ़ाई जाती है, पावर कंजप्शन को रिड्यूस किया जाता है, चूँकि ये पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा करती है। डी रैम है, डी रैम का टाइप है ये, ठीक है, डी रैम में। तो इसको थोड़ा सा पावर कंजप्शन हमेशा सोचा जाता है कि इसको कैसे भी कम किया जाए, कैपेसिटर काम में लेती है, ये ध्यान रखना। आजकल जो सबसे ज़्यादा काम में ली जाती है डेस्कटॉप और लैपटॉप्स में वो यही होती है, ठीक। तो इसके बाद अपन चलते हैं, ये बात तो रही हमारी रैम्स पे। रैम के बाद आते हैं प्राइमरी मेमोरी में दूसरा पार्ट है आपका रोम। ये रोम क्या है, सिंपली एक चिप होती हैं, चिप जिनमें जैसे सीमोस चिप है,
या बायोस चिप है, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये एक कंट्रोलर्स भी होते हैं। कंट्रोलर जो होते हैं, कंट्रोलर भी आपके रोम टाइप की होती हैं, ठीक। इनमें क्या होता है कि इनका रोम नाम क्यों पड़ा हुआ है, क्योंकि इनको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ रीड ओनली मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी है ये। यानी इसमें हम सिंपली क्या कर सकते हैं, किसी को भी रीड कर सकते हैं। इन पे वर्क जो पहले से इनका डिसाइड होता है वही वर्क करती हैं, इसके अलावा ये कोई काम नहीं कर सकती, ठीक है। इनका डिसाइडेड पहले से इसमें इंस्ट्रक्शंस का फीड होता है कि इस तरीके से कोई इंस्ट्रक्शंस आएगी तो उसको इस तरीके से प्रोसेस करना। तो ये आपके बूटअप में काम आती हैं, ठीक। इसमें स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं पहले से ही, जिन्हें हम फर्मवेयर कहते हैं, ये ध्यान रखना है, फर्मवेयर होते हैं, ठीक है। ये इसमें पहले से ही क्या होते हैं, स्टोर्ड होते हैं रोम चिप में, किसी भी चिप में, जिसको जैसे अपन बायोस चिप की बात करें तो इसका बायोस का मतलब है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये एक तरीके की चिप है जिसमें जब कंप्यूटर बूट स्टार्ट होता है तो ये अपने कंप्यूटर में पूरे कॉन्फ़िगरेशंस को चेक करता है कि कौन कौन सी डिवाइसेस कनेक्ट हैं, कौन कौन सी नहीं हैं। तो इसके लिए ये आपके बायोस चिप काम आती है, ठीक है। इसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ये आपके बेसिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। इनको हम क्या कर सकते हैं, इजीली ओवरराइट नहीं कर सकते, ये मॉडिफाई नहीं कर सकते। इनमें जो वर्क होता है, जो वर्क के लिए जो बनाई जाती है, ये उसी वर्क को परफॉर्म करती हैं, बाकी अदर वर्क को ये काम नहीं करती, ठीक। जैसे हालांकि ये भी प्रोसेसर की तरह ही वर्क करती हैं, बट इनका फिक्स वर्क होता है, इन पर कोई इंस्ट्रक्शंस अदर इंस्ट्रक्शंस को ये एग्जीक्यूट नहीं करके फिक्स इंस्ट्रक्शंस को ही एग्जीक्यूट करती हैं, ठीक। अब रोम भी आपके अगर देखा जाए कि रोम किस टाइप की होती है, तो उसमें रोम आपके जो टाइप की हैं वो हैं सिर्फ रोम रीड ओनली मेमोरी, यानी इसको कई बार हम मास्क रोम भी बोल देते हैं। मास्क रोम का मतलब क्या है, जब आप चिप को मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, जब चिप को मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है तभी इसको उसी टाइम पे ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ही इसमें इंस्ट्रक्शंस का फीडिंग या इस कोई भी प्रोग्राम इसको कर दिया जाता है, इसका काम फिक्स कर दिया जाता है कि ये इस तरीके से वर्क करेगा। तो ऐसी रोम को बोलते हैं मास्क्ड रोम, यानी रैंडम रीड ओनली मेमोरी, मास्क्ड है ये, ठीक, मास्क रोम। दूसरी है आपकी पीरोम। पीरोम का मतलब है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या करते हैं, ये चिप बना दी जाती है, कंस्ट्रक्ट कर दी जाती है, और फिर इसमें एक कोई भी प्रोग्राम एक वन टाइम आपके क्या किया जाएगा, स्टोर्ड किया जाएगा, फिर उसके बाद उसको हम दोबारा से चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे ये है ईपीरोम, यानी ये होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसको इरेज किया जा सकता है, बट ये ध्यान रखना है, यहाँ पे कई बार कई क्वेश्चंस में पूछ लिया गया है, इसको कई एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि आपके ईपी रोम जो में इरेज होता है वो आपके किसके थ्रू होता है। तो इसमें जो इरेज करते हैं वो अल्ट्रा वायलेट रेज के जरिए इरेज किया जाता है, इसको यूवी रेज यानी अल्ट्रा वायलेट रेज के जरिए इसको इरेज किया जा सकता है। इन चिप को जो इरेज किया जाता है वो अल्ट्रा वायलेट। और ईईपी का फुल फॉर्म है, हुआ है आपका इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो ये आपके टाइप ऑफ रोम हो गई। ये कई बार नहीं दिया जाता, पर ये मैं आपको अलग से बताया है कि मास्टर रोम क्या होती है। मास्टर रोम ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ चिप, यानी जब चिप को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है तभी उसको अगर उसके सर्किट को इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि वो क्या काम करेगा, उसमें कोई प्रोग्राम नहीं डाल के इंस्ट्रक्शंस को डिसाइड कर दिया जाए, तो वो आपकी क्या करती है, मास्क रोम होती है, ठीक। तो यहाँ पर ये तो बात रही रोम की। अब रोम के बाद आपके एक होती है कैश। ये प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट है,
जनरली इसको हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से ये मेमोरी लगने की वजह से इसको कैशे कहा जाता है। कैशे मेमोरी है, किस तरीके से काम करती है, ये आपके हाई स्पीड मेमोरी है, यानी ये आपके एस रैम है। और एस रैम में भी कौन सी है, सिंक्रोनस। ठीक है, सिंक्रोनस रैम है, ये रैम का ही टाइप है, बट इसको लगाने के हिसाब से क्या किया गया, ये हाई स्पीड एरिया है, इसमें क्या करता है, कोई भी रिजर्व सेक्शन होता है, मेमोरी होती है। ठीक है, ये क्या हो सकता है, आपका रिजर्व सेक्शन हो सकता है। कैसे काम करता है, इसका पर्पज क्या होता है लगाने का, तो इसका पर्पज एक्चुअली क्या होता है कि देखो, जो सीपीयू है, सीपीयू की जो क्लॉक स्पीड है वो बहुत हाई है। सीपीयू का जो आपके स्पीड है वो आपके बहुत मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में चलता है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड एग्जीक्यूट करता है। बट जो रैम है, ये रैम है, ये रैम है, ये सीपीयू है। अब देखा जाए तो रैम की स्पीड कंपैरेटिव टू सीपीयू क्या होती है, स्लो होती है। अब जब तक सीपीयू इससे मांग करता है किसी डेटा की, तब तक ये क्या है, कुछ डेटा फ्रिक्वेंटली आस्क यहाँ से लिया जाता है, तो वो क्या होता है कि बार बार रैम की स्पीड स्लो होने की वजह से ये सीपीयू उस समय क्या हो जाता है, आइडल स्टेट में चला जाता है, यानी खाली हो जाता है। खाली रह जाता है तो हम सीपीयू यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक बीच में एक काम में लेते हैं, जो कंसेप्ट है वो कैशे मेमोरी। तो ये क्या करता है, आपके कैशे मेमोरी क्या करती है, ये यहाँ से डेटा को लेती रहती है, किससे, रैम से, जो फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है, और उसे कहाँ पर देती जाती है, सीपीयू पर। ठीक, तो इससे क्या है, आपके जो सीपीयू आइडल स्टेट में जा रहा था वो नहीं जाके उससे हमारा काम होने लग जाता है। तो इसका कैश मेमोरी का जो है वो सीपीयू को फास्टर एक्सेस प्रोवाइड करवाना है डेटा के, यानी डेटा अधिक से अधिक प्रोवाइड करवाने के लिए हम काम में लेते हैं। ये ओवरऑल परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए काम आती है। ठीक है, ये कहाँ लगी होती है, सीपीयू और रैम के बीच में। ये ध्यान रखना है आपको, सीपीयू और रैम के बीच में ही कैसे मेमोरी लगाए थे। ठीक है, फास्टर स्पीड के लिए। अब कैसे में भी आपके टाइप्स ऑफ कैसे कौन कौन सी हैं, तो कैसे आपकी जो कई टाइप्स की होती है, उनमें से सबसे पहले हम जो आजकल कंप्यूटर में काम लेते हैं वो आपके L1, L2, L3 तीन तरीके कैसे हैं, L1 है, L2 है और L3 है। ये आपके जो पुराने कंप्यूटर में आती थी वो सिर्फ L1 ही आती थी। अब जो आजकल नया कंसेप्ट ऐड हो गया उसमें L2, L3 कैसे भी आती हैं। इनका मतलब क्या होता है, देखो L1 जो कैसे होती है वो इनबिल्ड आपके प्रोसेसर पे ही होती है। आपकी जो L1 है वो किसके साथ अटैच है, एक तरीके से सीपीयू पर, सीपीयू चिप में अंदर ही होती है। ठीक है, यानी यहीं पर एक चिप लगा दी जाती है जो रैम की तरह काम करती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। यानी ये एक प्राइमरी मेमोरी है जिसको नाम दे दिया कैसे, और इसको कह दिया L1, ये सीपीयू पे ही है। और यहीं कहीं ये डेटा जो फ्रीक्वेंटली कोई इंस्ट्रक्शंस यूज हो रही हैं वो यहीं के यहीं से इसको देता जाता है सीपीयू को। ठीक है, तो फर्स्ट लेवल यानी L1 का मतलब है लेवल 1। लेवल 1 कैसे जो होती है वो आपकी किस में होती है, इंटीग्रेटेड होती है इनटू सीपीयू, यानी प्रोसेसर के साथ ही कंस्ट्रक्शन में उसी समय इसमें आपके चिप लगा के जो मेमोरी इंस्टॉल की जाती है वो आपके L1 कैसे है। सेकेंड नंबर L2 जो कैसे है वो आपकी क्या होती है, सीपीयू के आउटसाइड होती है, पर होती है सेम चिप पे। ठीक है, यानी सीपीयू पे ही होगी बट उस सीपीयू के आउटसाइड उसी चिप पे होगी। और थर्ड लेवल की जो कैसे होती है वो आपकी शेयर्ड होती है, ये सारे रिसोर्सेज शेयर करते हैं इसको। मेमोरी की बहुत सारी जो सीपीयू पे कोर्स होती हैं, जैसे आपके ड्यूल कोर होता है, ऑक्टा कोर होता है प्रोसेसर, तो उन प्रोसेसर्स की सारी कोर के जरिए शेयर की जाती है ये। अच्छा, ये पर्टिकुलर एक ही कोर के लिए काम आती है, हर कोर के लिए L1 अलग अलग होगी, L2, बट L3 आपकी शेयर्ड मेमोरी होती है, ये आपके सीपीयू। तो आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हो कि L1 सिंपली ये है कि आपके सीपीयू चिप के साथ ही होती है, इंटीग्रेटेड आती है। ठीक है, कैसे मेमोरी का काम आपको ध्यान रहना चाहिए कि ये मिसमैच को दूर करता है, प्रोसेसर और रैम की स्पीड के मिसमैच को दूर करने के लिए, गैप को मिटाने के लिए काम आता है। इसके बाद आपके आते हैं हम रजिस्टर मेमोरी को। प्राइमरी मेमोरी है, रजिस्टर मेमोरी है, ये आपके खुद सीपीयू की मेमोरी है। रजिस्टर मेमोरी क्या है, प्रोसेसर्स की इंटरनल मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी है ये।
ठीक है। तो इसमें ये इंटरनल मेमोरी है, ये सीपीयू डायरेक्ट इसको एक्सेस करता है, इसमें बहुत कम मात्रा में मिलती है ये। किसी में 16 रजिस्टर होते हैं, किसी में 32 रजिस्टर होते हैं, इनकी भी अलग अलग साइज होती है। ये हर सीपीयू आर्किटेक्चर पर डिपेंड करता है, इसकी आपको इनको बढ़ा नहीं सकते, सीपीयू के अंदर आता है, प्रोसेसर पे ही होती है ये, ठीक है। रजिस्टर होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं, ये लोकेशंस की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इनमें एड्रेस वेड्रेस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इनमें डेटा जो होता है वो टेम्परेरी स्टोर होता है कुछ ही टाइम के लिए, और फिर इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको होल्ड करना, ठीक है। रजिस्टर जो यूज किए जाते हैं उनमें क्या किया जाता है, वो काफ़ी अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है, स्टोरेज एड्रेसेस को स्टोर करने के लिए काम में लिया जाता है, प्रोग्राम काउंटर्स को काम में स्टोर करने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये इस तरीके से हम जो यूज़ लेते हैं वो आपके रजिस्टर्स को काम। कई टाइप के रजिस्टर होते हैं, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो हमारे एक टाइप ऑफ रजिस्टर्स हैं उनमें है जनरल पर्पज रजिस्टर, कंट्रोल रजिस्टर्स, सेगमेंट रजिस्टर्स और फ्लोट पॉइंटिंग रजिस्टर्स। जनरल पर्पज रजिस्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपके स्टोर करते हैं डेटा को, इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है। जैसे इसमें क्या क्या होते हैं, कौन कौन से रजिस्टर हैं, एक्यूमुलेटर है, इंडेक्स रजिस्टर है, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर है। थोड़ा सा इसको अगर हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आपको स्पेशल लेक्चर लेके आऊँगा मैं, वहाँ आपको बताऊँगा कि किस तरीके से कोई रजिस्टर काम करता है। तो सिंपल यहाँ पर हम इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं कि ये रजिस्टर्स जो हैं वो सीपीयू की इंटरनल मेमोरी है, ठीक है, जो डायरेक्ट सीपीयू के साथ काम करती है, कंट्रोल यूनिट जिसको कंट्रोल करती है, प्लस एएलयू में होती हैं, एएलयू में भी आपके ये रजिस्टर्स होते हैं, सीयू के पास भी रजिस्टर्स होते हैं, तो ये रजिस्टर मेमोरी काम आती है, ठीक है। कंट्रोल रजिस्टर कंट्रोल करने के लिए काम आता है, सेगमेंट रजिस्टर में एड्रेस स्टोर करने के लिए काम आता है, और फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर जो होते हैं वो अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए काम में लिए जाते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो भी है। अब ये बात तो रही हमारी प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी के बाद आता है अपन की सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी है? सेकेंडरी क्या होती हैं, ये आपके डायरेक्ट एक्सेसिबल नहीं है सीपीयू से, यानी सीपीयू इसके बारे में जानता ही नहीं, ठीक। तो क्या होता है, एक्चुअली होता है, मैंने जैसे आपको बताया कि ये हार्ड डिस्क है, कोई प्रोग्राम जो परमानेंट स्टोर है वो कहाँ पर है, हार्ड डिस्क में, ठीक है। यहाँ से जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना होता है, रन करना होता है, तो वो कहाँ आता है, रैम में। और रैम से स्पीड मिसमैच को भी दूर करने के लिए कौन सी बीच में आ जाता है, वो कैशे में। और कैशे से फिर कहाँ मिलता है आपके, वो किस में आता है, रजिस्टर्स में। और रजिस्टर्स से वो इंस्ट्रक्शंस किस पे आती है, सीपीयू पर। आप ऐसे ही एक ओवरऑल डायग्राम मान सकते हो कि जब भी कोई प्रोग्राम रन होता है या प्रोग्राम काम करता है तो वो हार्ड डिस्क में परमानेंट स्टोर रहता है, जो रैम में आता है, रैम से वो कैशे पे जाता है, कैशे से वो आपके रजिस्टर्स में आता है, और रजिस्टर्स से फिर वो आपके किस पे होता है, सीपीयू में एग्जीक्यूट होता है, ठीक। तो डायरेक्ट एक्सेसिबल तो आप ये कह सकते हो, हार्ड डिस्क तो होती नहीं है, फिर भी डायरेक्ट एक्सेसिबल रैम तो फिर भी होती है डेटाबेस के या मेमोरी लाइन्स के थ्रू। कैशे में तो फ्रिक्वेंटली डेटा रखा जाता है, बट कुछ डेटा आप रैम से भी डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो होती हैं वो यूजुअली क्या होती हैं, परमानेंट स्टोरेज के लिए काम में आती हैं, ठीक। ये एक तरीके से इंटरमीडिएटरी काम करती हैं हार्ड डिस्क, ये इनको हम कई बार हम बोलते हैं ये ऑक्सिलरी मेमोरी है। कैसी है, ऑक्सिलरी या परमानेंट स्टोरेज है। तो इसमें जो इसका एग्जांपल है वो क्या है, हार्ड डिस्क, ठीक है। तो अब हार्ड डिस्क कैसी होती है, किस तरीके से वर्क करती है, क्या टाइप यूज में लेते हैं। तो सबसे पहले आप आते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है, ये आपके मेन डिवाइस है, लार्जेस्ट डेटा स्टोर करने के लिए काम में आती है कंप्यूटर में। इसको कहीं भी हम इजीली कितना भी स्टोर कर सकते हैं। आजकल तो बहुत सारी 2 TB 3 TB 5 TB हार्ड डिस्क हैं, और अगर सर्वर्स की बात करें तो वहाँ पे तो और भी बहुत अधिक टेराबाइट्स की बजाय पेटाबाइट, हेक्साबाइट, इस तरीके से योटाबाइट तक की हार्ड डिस्क स्टोरेज हो रही हैं। तो हार्ड डिस्क जो है उसकी स्पीड क्या होती है आपकी, अच्छा इसको मेमोरी हिरार्की अगर बना के चलें तो देखो, सबसे ज़्यादा मेमोरी हिरार्की अगर मैं आपको बना के चलता हूँ तो कैसे चलेंगे कि सबसे कम जो मिलते हैं वो होते हैं रजिस्टर प्राइमरी मेमोरी में, ठीक। रजिस्टर्स के बाद आपकी आती है कैश, कैश के बाद आपकी आती है रैम और रोम।
रोम तो कोई मेमोरी में स्टोरेज होता ही नहीं है, ठीक है। और इसके बाद आपकी आती है परमानेंट यानी सेकेंडरी मेमोरी, जिसमें आपकी हार्ड डिस्क, ये स्टोरेज के लिए काम आती है। इसमें क्या है, सबसे जिस तरीके से आप ऊपर बढ़ोगे तो साइज़ कम होती जाएगी, स्टोरेज साइज, स्पीड बढ़ती जाएगी, कीमत भी बढ़ती जाएगी। जैसे नीचे आओगे कीमत आपकी बढ़ती है, घटती है। यानी ये सबसे महंगी मेमोरी रजिस्टर, फिर कैसे, फिर रैम, और फिर सबसे सस्ती कौन सी है, हार्ड डिस्क, ठीक है। तो इसमें हार्ड डिस्क में क्या होती है, यूनिट किस में आती है, रोटेशन स्पीड आती है, ये 7200 RPM की है हार्ड डिस्क से, 4500 से 7200 RPM तक की हार्ड डिस्क आती है। इसमें जो डिस्क में से किसी भी डेटा को एक्सेस करने का जो टाइम आता है वो आपके मेजर किस में करते हैं, मिली सेकेंड्स में, ठीक। तो हार्ड डिस्क को इस तरीके से समझ सकते हैं। तो देखो ये जो आपके हार्ड डिस्क का नाम हार्ड डिस्क क्यों है, ये मैं थोड़ा सा आपको एक बार और बता देता हूँ। एक्चुअली देखो, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, पहली चीज़ तो है, दो वर्ड हैं इसमें, हार्ड और डिस्क। डिस्क क्या होती है, डिस्क यानी कोई भी चीज़ गोल होगी वो डिस्क है, और ये डिस्क है तो इसमें क्या है आपकी, ये हार्ड का मतलब कठोर होगी। तो ये क्या होता है, हार्ड डिस्क में जो लगी होती हैं उसमें क्या है, काफ़ी सारी डिस्क लगी होती हैं जो किस तरीके के मटेरियल की होती हैं, मेटेलिक मटेरियल की। यानी कोई भी हार्ड डिस्क में जो डिस्क होती हैं वो कैसे होती हैं, मेटेलिक मटेरियल की होती हैं, मेटेलिक मटेरियल लगा होता है, यानी कठोर धातु से बनी हुई कुछ डिस्क होती हैं, बहुत पतली पतली, और उनको कॉम्बाइंड करके इसमें अंदर रख दिया जाता है। ये डिस्क लगी हुई है एक के ऊपर एक, ठीक है, इस तरीके से। और ये इन पे सब पे क्या होता है, रीड राइट हेड होते हैं, यानी इसको रीड करने के लिए, डिस्क को रीड करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, एक हेड होता है, एक हेड रीड के लिए और एक हेड राइट के लिए, ठीक। ये हार्ड डिस्क जो काम करती है, वो आपके हार्ड डिस्क जो होती है वो आपकी किस तरीके की होती है, हार्ड डिस्क पे एक मैग्नेटिक, ये देखो मैग्नेटिक टाइप की डिस्क है, मैग्नेटिक टाइप की है, यानी इस पे ये हार्ड मटेरियल की जो बनी होती है उस पर किस चीज़ की लेयर चढ़ी होती है, आपके मैग्नेट की। यानी ये मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है, ये ध्यान रखना। हार्ड डिस्क किस टाइप की स्टोरेज डिवाइस है, मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। दूसरा, हार्ड मटेरियल से बनी हुई डिस्क है, तो डिस्क है ये, ठीक। और डिस्क ये आपकी किस तरीके से काम करती है, गोल राउंड है, तो इनमें हम रैंडम एक्सेस होता है, ये भी ध्यान रखना। इसमें जो आता है वो कैसे होता है, रैंडम एक्सेस। देखो टेप होता है एक, तो टेप कैसा होता है, जैसे आपने कैसेट देखी होगी रियल वाली, पुराने टाइम में चलती थी टेप रिकॉर्डर उसमें, तो ये टेप होता है, ऐसे ऐसे इसमें बढ़ता जाएगा, ऐसे ऐसे, फिर इधर से इधर आएगा। तो इसमें ये क्या है, सीक्वेंशियल एक्सेस है। ये कैसा एक्सेस है, सीक्वेंशियल एक्सेस। जबकि हार्ड डिस्क कैसा है, रैंडम एक्सेस में, ठीक। तो इसमें जो एक्सेस करेगा, जो एक्सेस टाइम है डिस्क में से एक्सेस टाइम, वो किस में चलता है, मिली सेकेंड में। जबकि अगर सीक्वेंशियल होता है तो आपके पहले क्या करना, सारे रिकॉर्ड निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये जो आपके हार्ड डिस्क है वो जनरली जो आपको मार्केट में मिलेगी वो ये इंटरनल हार्ड डिस्क है जो अंदर लगी होती है, और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो आप बाहर भी यूज कर सकते हो, यूएसबी पोर्ट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब हार्ड डिस्क में आप देख सकते हो इंटरनल और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की अगर थोड़ी सी अगर डिफ्रेंशिएशन करना चाहो तो पोर्टेबिलिटी देखें तो इंटरनल हार्ड डिस्क को पोर्टेबल नहीं है, आपके अंदर लगी हुई है, ऑनलाइन लगी हुई है, ठीक है। आपके एक्सपेंसिव कम होगी, फास्ट होगी स्पीड में थोड़ी, और साइज में भी बिग होगी अंदर लगी। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का कंफर्टेबल है, कहीं भी ले जा सकते हो आप इजीली, थोड़ी सी महंगी आती है, स्पीड स्लो होती है, यूएसबी कनेक्टर से कनेक्ट होती है, ये बस के थ्रू, ठीक है। ये स्मॉल साइज में भी होती है, तो इस तरीके से ये हम इनको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब देखो, एक मैंने थोड़ा सा आपको बताया था, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में ही मैंने कैटेगराइज किया था एक टेरिटरी स्टोरेज डिवाइस क्या होती हैं, ये आपके एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये रिमूवेबल होती हैं, इनको क्या कर सकते हैं हम,
डिसमाउंट कर सकते हैं, माउंट माउंट मतलब यानी कनेक्ट करके और डिस्कनेक्ट करके आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इनमें कुछ स्टोर किया और फिर इसको निकाल के वैसे काम में ले लिया। ठीक है, तो इनको हम इंसर्ट कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। मास स्टोरेज डिवाइस होती है, बड़ी स्टोरेज डिवाइसेस होती है। ठीक है, रोबोट मैकेनिज्म से कर सकते हैं, ऑटोमेटिक निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके बट क्या हैं, थोड़ी स्लो होंगी और डेटा को बैकअप लेने के लिए, स्टोर करने के लिए काम में ली जाती है। अधिकतर जो काम आता है वो क्या काम आएंगे, ये बैकअप के लिए। ये जो टेरिटरी हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस ही हैं, बस इसका नाम अलग दे दिया टेरिटरी। ठीक है, तो ये आपके जो स्टोरेज डिवाइस है वो क्या है, बहुत स्लो है। इनको डेटा को आर्काइव करने के लिए काम में जाता है, बैकअप लेने के लिए काम में जाता है। इनको फ्रिक्वेंटली यूज नहीं किया जाता, इनको जब ज़रूरत पड़ेगी तब इनको कनेक्ट किया जाता है और फिर इनसे डेटा को यूज स्टोर करके फिर वापस से निकाल लिया जाता है। ठीक, तो इसमें जैसे टेरिटरी में हम थोड़ा सा इसको दे दिया कि मैग्नेटिक टेप है, ऑप्टिकल डिस्क है। मैग्नेटिक टेप जैसे अभी मैंने बताया ही था आपको कि टेप एक तो डिस्क होती है। मैग्नेटिक डिस्क कौन सी थी, हार्ड डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क में एक तो हार्ड डिस्क आती है, एक आपकी फ्लॉपी डिस्क आती है। ये फ्लॉपी डिस्क है, ठीक है, ये फ्लफी डिस्क, और ये आपके हार्ड डिस्क है। ये मैग्नेटिक टेप में आता है, मैग्नेटिक डिस्क में। बट मैग्नेटिक टेप क्या होती है, इस तरीके से एक टेप होती है जो सिंपली इस तरीके से इस पर हड्डी होती है, सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक टेप किस तरीके से काम कर रही है। ये मैग्नेटिक टेप है, ये दिख रही है आपको, यहाँ से यहाँ मूव कर रही है। मैग्नेटिक कोटेड स्ट्रिप होती है प्लास्टिक की पे, मैग्नेटिक कोटेड होता है, एनकोडेड, इसमें डेटा स्टोर किया जाता है एनकोड करके, यानी किसी पर्टिकुलर, ये एक तरीके से ऐसे टेप होती है। ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ यूँ समझ सकते हैं कि ये ट्रैक होते हैं दो, कोई भी डेटा स्टोर रहता है इनका, ये ट्रैक होता है। ठीक है, अब इसमें पर्टिकुलर जगह को मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज किया जाता है। मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करके इस पर क्या किया जाता है, आपका डेटा स्टोरेज किया जाता है 01 की फॉर्म। तो ये स्ट्रिप है जो मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज की गई है। इसमें टेप्स लगे होते हैं जिनमें हम किसी भी ऑडियो, वीडियो, म्यूजिक, टेक्स्ट, फॉर्मेट, कोई भी डेटा हो उसको इस पर स्टोर कर सकते हैं 01 की फॉर्म। ये एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, बिल्कुल बहुत सस्ते होते हैं, बट इनका जो स्पीड है वो बहुत स्लो होती है, ये ध्यान रखना। क्योंकि जो टेप होते हैं वो आपके सीक्वेंशियल एक्सेस है। कैसे हैं, सीक्वेंशियल एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब ये है कि जब तक अगर आप पहला गाना पूरा फॉरवर्ड नहीं करोगे तब तक दूसरे गाने पे नहीं पहुंच पाओगे, दूसरे ट्रैक पे नहीं पहुंचोगे। जब तक दूसरा फॉरवर्ड नहीं करोगे तीसरे, अगर मान के चलो सपोज आपको सीधे 10th गाना सुनना है, तो 10th ट्रैक को सुनने के लिए आपको पहले 9 ट्रैक को फॉरवर्ड करना पड़ेगा, फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा। अगर आप पहले से दूसरे पे जाना चाहते हो तो जल्दी पहुंच सकते हो, मगर पहले से 10वें में पहुंचने में आपको बहुत टाइम लगेगा। तो इसका क्या होता है, सीक्वेंशियल एक्सेस में ये सबसे ज़्यादा आपके जो ड्रॉबैक है वो है, बहुत स्लोअर है। बैकअप लेने में इसको यूज़ किया जाता था पहले पुराने टाइम में, अब कोई आपके टेप्स को यूज़ नहीं करता है। ठीक, तो ये आपके टेप है। इसके बाद ऑप्टिकल डिस्क हैं। ऑप्टिकल डिस्क क्या है, आपके लेजर टेक्नोलॉजी पे काम करता है, लेजर्स। ठीक है, इसमें किस तरीके से करता है, ये एक ऑप्टिकल डिस्क होती है, जैसे मैग्नेटिक डिस्क थी, हार्ड डिस्क थी, उसमें मैग्नेटिक कोटेड स्ट्रिप होती थी, मैग्नेटिक कोटिंग होती थी, चढ़ी होती थी। इसमें क्या होता है, ऑप्टिकल के लिए प्लास्टिक की जो पतली डिस्क होती है ये, और इस पर आपके ऑप्टिकल ही मटेरियल से ये चढ़ा होता है, एक स्ट्रिप चढ़ी होती है, और इसमें कोई भी लेजर्स के थ्रू इसको बर्न किया जाता है। देखो जो ऑप्टिकल डिस्क में है वहाँ पर कंसेप्ट चलता है बर्निंग का, यानी किसी पर्टिकुलर जगह को अगर जला दिया, बर्न कर दिया, तो वो हो गई 1, और किसी जगह पर अगर नहीं जली तो वो है 0। बर्न होने से वहाँ पे बन जाता है गड्ढा, पिट, जिसे पिट बोलते हैं। ठीक है,
तो इसमें पिट के जरिए डेटा को स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्टिकल डिस्क में है, उसमें क्या करता है, डिजिटल फॉर्मेट में डेटा को क्या रीड या जो राइट किया जाता है वो किससे किया जाता है, लेजर असेंबली से। लेजर और डिस्क कौन कौन सी हैं, तो आपके ब्लू रे डिस्क है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है, डीवीडी, सीडी और वीडी। सबसे पहले आई थी आपकी इसमें सीडी, ठीक है। सीडी का मतलब है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क, फिर आई थी आपकी डीवीडी, और फिर डीवीडी का मतलब डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और फिर आपकी आई थी बीडी, ब्लू रे डिस्क। ये टेक्नोलॉजी है, इनके थोड़ा सा डिफरेंस क्या है इनमें, वो हम ऐसे देख सकते हैं कि इनमें जो ऑप्टिकल डिस्क है, सीडी की कैपेसिटी है वो आपके 700 MB है, डीवीडी की कैपेसिटी है 4.7 से लेकर आपके 17 GB तक होती है, और बीडी की आपके 50 GB तक स्टोर करने की। एक्चुअली इनमें जो असेंबली काम में लिया जाता है, लेजर काम में लिया जाता है। लेजर में आपके जो वेवलेंथ काम आती है वो 780 की थोड़ी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, और जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी, ये वेवलेंथ है, ऐसे होती है वेवलेंथ, यानी किसी वेव में ये लेंथ, ये वेवलेंथ है। अगर कोई नज़दीक से चलती है तो ये वेवलेंथ कम है, तो ज़्यादा स्टोर करेगी। तो यहाँ वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी कैपेसिटी कम होती है। वेवलेंथ कम होगी तो कैपेसिटी ज़्यादा होगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली सी बात है कि जब डेटा की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा स्टोरेज होगा, और डेंसिटी ज़्यादा आपकी कम होगी तो वो क्या होगा, डेटा कम स्टोर होगा। इसमें रीड राइट स्पीड आपकी रीड की बहुत ज़्यादा होती है, डीवीडी की कंपेरेटिव कम होती है, और सीडी की बिल्कुल कम होती है। सीडी आपकी कई कैटेगरीज में मिलती है, जिसमें आपको मार्केट में जब मिलती है तो आप सीडी आर लेके आ सकते हो, सीडी आर रोम लेके आ सकते हो, सीडी आर डब्ल्यू लेके आ सकते हो। सीडी रोम का मतलब क्या है, पहले से इनमें डेटा स्टोर्ड है, जैसे आपने मूवी की सीडी लेके आए, ठीक है, या फिर कोई गाने की सीडी लेके आए, तो उसको वो पहले से स्टोर्ड है उसमें, और हम उसको सिर्फ सुन सकते हैं, यानी उसको क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ये सीडी रीड ओनली है। सीडी आर में क्या होता है, इसमें वन टाइम हम क्या करेंगे, राइट कर सकते हैं, यानी ये जो है सीडी, ये है, इसको बोलते हैं राइट वंस रीड मोर, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये सीडी आर काम करता है, और सीडी आर डब्ल्यू कितनी बार भी इसको रीड और राइट कर सकते हैं हम, ठीक है। इसको रीराइटेबल भी बोलते हैं। ऐसे डीवीडीज हैं, ऐसे आपकी ब्लू रे डिस्क है, ठीक। तो ये तो बात रही हमारी टेरिटरी की। ऐसे ऑफलाइन है, इनको थोड़ा सा ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस ही चल रही है, बट इनको क्या कर सकते हैं, इजीली डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, मूवेबल कर सकते हैं, तो इसलिए इनका ऑफलाइन स्टोरेज नाम दे दिए गए। इनको कहीं भी प्रोसेसिंग के कंट्रोल में नहीं होती है, इनको डायरेक्ट लगा के कभी भी कहीं पर भी इंसर्ट किया और कोई भी इनको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। इनमें कौन कौन सी हैं, जैसे आपके फ्लॉपी है, मैंने अभी भी बताई थी, फ्लॉपी डिस्क है, या जिप डिस्क है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव है, जिसको अपन पेन ड्राइव का नाम देते हैं, पेन ड्राइव है, ठीक है, मेमोरी कार्ड्स हैं। तो ये आपके ऑफलाइन स्टोरेज भी बोलते हैं, ये सेकेंडरी स्टोरेज में ही आते हैं, ठीक। तो फ्लॉपी डिस्क को, फ्लॉपी देखो, फ्लॉपी का मतलब फ्लॉपी, जैसे देखो मैंने आपको बताया था हार्ड डिस्क में हार्ड मटेरियल काम में आता है। हार्ड डिस्क जो है उसमें किस तरीके का मटेरियल, हार्ड मटेरियल। फ्लफी में क्या होता है, फ्लफी का मतलब होता है सॉफ्ट, फ्लफी, वर्ड फ्लफी है, फ्लॉपी जो बना है वो फ्लफी से बना है, और फ्लफी होती है सॉफ्ट। तो इसमें क्या होती है, एक सॉफ्ट प्लास्टिक की डिस्क बनती है, जिस पे आप क्या करते हो, कोटिंग कर देते हो, किसकी, मैग्नेटिक की। इस पे क्या चढ़ी होती है, मैग्नेटिक की कोटिंग चढ़ी होती है, कोटेड होती है। तो ये सॉफ्ट होती है, बिल्कुल लचीली, फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है फ्लॉपी। इसमें सॉफ्ट मैग्नेटिक डिस्क होती है, इस पोर्टेबल होती है, इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। इसमें दो कैटेगरी मिलती थी, ये दो टाइप की है, एक 5.25 इंच की और एक 3.5 इंच की, ठीक है। इनके दोनों का स्टोरेज में थोड़ा सा डिफरेंस था। तो इसमें जो स्टोर होता था आपके 3.5 इंच की जो डीवीडी थी, वो सॉरी फ्लॉपी थी,
उसमें जो स्टोरेज है वो क्या कैपेसिटी 1.44 MB, ध्यान रखना। सबसे पुराने टाइम में ये काम में आती थी, स्टार्टिंग में जो काम में ली गई थी। ये मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है, इसका भी ध्यान रखना है कि जो आपकी फ्लॉपी है वो कैसी है, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। दूसरी इसके बाद ये भी आपकी रैंडम एक्सेस डिवाइस है, जहाँ डिस्क आ जाए वो रैंडम ही होती है सारी, और जहाँ टेप आ जाए वहाँ वो आपकी सीक्वेंशियल एक्सेस होगी। ठीक, बहुत कम कैपेसिटी में स्टोर करता था। ये आपके 1.44 दो आती थी, जैसे इसको देख सकते हैं हम थोड़ा सा, ये आपके जैसे 3.5 इंच की है, और ये आपके 3.5 इंच है, ये आपके 5.25 इंच की फ्लॉपी। फ्लॉपी के बाद आपके आई थी एक जिप डिस्क। जिप डिस्क में क्या था, जिप डिस्क इस तरीके से दिखती थी, ये भी फ्लॉपी की तरह ही थी, बट इसकी स्टोरेज कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा हो गई। ये आपके 100 MB से लेकर 250 MB तक का डेटा स्टोर कर सकती थी। इसको डेवलप किया वो लोमेगा ने किया था। ये 1.44 फ्लॉपी ड्राइव में आती थी, स्टैंडर्ड फ्लॉपी। ये ऐसे 1.44 इंच के बराबर थी, वो 3.5 इंच थी जैसे 1.44। ठीक है, ये फिर भी बीच में बहुत कम चली, इसकी पॉपुलैरिटी नए के बराबर रही। फ्लॉपी तो फिर भी काफ़ी चली काफ़ी टाइम तक, बट इसको जल्दी से ओवरलैप कर दिया आपके CD ने। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क ने, ऑप्टिकल डिस्क ने। अब इसके बाद आते हैं आपकी USB फ्लैश ड्राइव है। ये एक तरीके से आप ये कह सकते हो, ये आपके EEPROM है, EEPROM। इनमें डेटा इजीली क्या किया जाता है, इरेज किया जा सकता है, प्रोग्राम किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिकली। ये आपकी फ्लैश ड्राइव सी होती हैं, USB पोर्ट पे इनको कनेक्ट किया जा सकता है। इनकी कैपेसिटी GBs में होती है, 200-250 GB तक आजकल तो आपकी इजीली जो फ्लैश ड्राइव हैं GBs में काफ़ी ऊपर तक मिलती है। ठीक, इसके बाद आपके कुछ मेमोरी कार्ड्स हैं। मेमोरी कार्ड भी आजकल खूब प्रचलन में है। मेमोरी कार्ड जैसे आपने देखा होगा, कैमरा यूज़ करते हो, मोबाइल्स यूज़ करते हो, उनमें एक्स्ट्रा आपको अगर मेमोरी बढ़ानी है तो वहाँ पर आप क्या करते हो, मेमोरी कार्ड का यूज करते हो। ठीक, ये भी सिमिलर फ्लैश डिस्क की तरह ही है, फ्लैश ड्राइव की तरह ही है, फ्लैश मेमोरी की तरह ही होती हैं। ठीक है, इनमें डिजिटल कैमरा वगैरह में यूज़ किया जाता है। ये पोर्टेबल होती हैं, इजीली कहीं पर भी किसी में कनेक्ट किया जा सकता है। इनको USB कार्ड रीडर पर भी कनेक्ट करके यूज किया जा सकता है, कंप्यूटर से कनेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये मेमोरी कार्ड है। मेमोरी कार्ड में भी आपके जैसे SD कार्ड है, सिक्योर डिजिटल कार्ड बोलते हैं इसको, SD कार्ड, मिनी SD कार्ड है, मिनी सिक्योर डिजिटल SD मेमोरी कार्ड है, कॉम्पैक्ट फ्लैश है, मेमोरी स्टिक्स है, मल्टीमीडिया कार्ड है। ये अलग अलग डिवाइसेज में अलग अलग तरीके के काम में दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी बात रही हमारी स्टोरेज की। अच्छा, जब स्टोरेज देखते हैं तो हम उनमें कुछ हर डिवाइस में कुछ फीचर्स हैं। अभी जैसे मैं लास्ट में बात कर रहा था हर एक की, कोई भी जब स्टोरेज डिवाइस देखते हैं, जैसे हार्ड डिस्क देखी हमने, तो हार्ड डिस्क में मैंने कहा कि एक मटेरियल देख रहे थे, किस मटेरियल से किस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। ठीक है, तो हम एक फीचर क्या हो सकता है, मटेरियलिस्टिक हो सकती है। मटेरियल क्या यूज हो रहा है, मटेरियलिटी, यानी उसमें क्या मटेरियल यूज कर रहे हैं। तो मटेरियल में देखो, एक तो हमारे पास मिली थी, अधिकतर जो मिली थी वो ऑप्टिकल डिस्क थी, और दूसरी थी आपकी मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक मेमोरी थी, जिनमें मैग्नेटिक के जरिए स्टोर किया जाता था, वो आपके मैग्नेटिक डिस्क हैं। और जिनमें हम ऑप्टिकली रूप से कोई भी लेजर्स के जरिए डेटा को रीड राइट कर रहे थे वहाँ पर, वो आपकी ऑप्टिकल थी। ठीक, तीसरी आजकल एक जो सबसे ज़्यादा जो मेमोरी है वो है आपकी चिप्स में, यानी डिजिटल सर्किट्स के थ्रू किसी डेटा को स्टोर किया जाता है, डिजिटल सर्किट्स। ठीक है, यानी ये चिप में, तीसरी जो आई थी वो किसमें, चिप में। ठीक, अच्छा, दूसरा एक और होता है, वो हम देखते हैं वॉलेटिलिटी, वॉलेटाइलिटी। वॉलेटाइल मतलब क्या होता है कि किसी मेमोरी में कोई डेटा कब तक स्टोर है, जब तक, या तो एक तो होता है कि जैसे आपकी पावर ऑन है जब तक उसमें डेटा स्टोर है, और जैसे आपने कंप्यूटर की पावर ऑफ की वो डेटा क्या हो गया, वहाँ से गायब हो गया। तो ये वॉलेटाइलिटी है। वॉलेटाइलिटी में हम क्या करते हैं, ये वॉलेटाइल के हिसाब से हमारे पास दो तरीके की मेमोरी है, वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल में क्या होता है, वॉलेटाइल में आपके सबसे पहले जो कांस्टेंट पावर की रिक्वायरमेंट होती है स्टोर करने के लिए डेटा, जैसे ही पावर ऑफ होती है तो ये क्या होता है, इरेज हो जाता है। ठीक, जिसमें सबसे
आती हैं जो चीज़ें वो क्या है, रैम आती है। रैम कैसी है आपके, वॉलेटाइल है, सिर्फ रैम आप वॉलेटाइल कह सकते हो, ठीक है। तो इसमें ये फास्टेस्ट मेमोरी टेक्नोलॉजी है, ये टेम्परेरी मेमोरी भी बोलते हैं इसको वॉलेटाइल में। नॉन वॉलेटाइल आपकी जो होती हैं वो आपके परमानेंट होती हैं, ये परमानेंट मेमोरी है। इनमें आपके देखो एक तो रोम भी आती है नॉन वॉलेटाइल में, हार्ड डिस्क आती है, जितनी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस थी वो आपकी सेकेंडरी हैं या ऑफलाइन हैं या आपके टेरी बोलते हैं, टेरी स्टोरेज हैं, ये सारे क्या हैं आपके नॉन वॉलेटाइल। इनमें डेटा जब भी पावर ऑफ ही हो जाएगा तो भी वहीं पे वहीं रहेगा, इनमें डेटा इजीली गायब नहीं होता है, करंट ऑफ होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज होता है, ठीक है। तो ये अब एक्सेसिबिलिटी के आधार पर डेटा अगर देखा जाए तो एक्सेसिबिलिटी के आधार पर जो आपकी मेमोरी होती है वो दो तरीके की होती है, एक रैंडम एक्सेस और एक सीक्वेंशियल एक्सेस। रैंडम एक्सेस में मैंने आपको बताया था कि किसी भी पर्टिकुलर जगह पर पहुंचने के लिए आप डायरेक्ट उतना ही टाइम लगेगा फर्स्ट ट्रैक से 10 पे भी पहुंचने में और फर्स्ट से सेकंड में पहुंचने में। जितनी भी डिस्क होती हैं वो रैंडम में आती हैं, यानी अगर आपको मान के चलो पहले ट्रैक पे काम कर रहे हो, आपको 10वें पे जाना है तो भी उतना ही टाइम लगेगा और पहले से दूसरे पे जाने में भी उतना ही टाइम लगेगा। ये ऐसे ट्रैक बनते हैं, ट्रैक इस तरीके से बने होते हैं, किसमें, डिस्क में। ये एक ट्रैक है, ये ट्रैक है। तो किसी भी ट्रैक पे जाने के लिए इनमें हेड जो होता है वो ऐसे मूव करता है, ये डिस्क मूव करती हैं ऐसे 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 मूव करती हैं डिस्क, और हेड यहीं रहता है, ये आगे पीछे सिर्फ मूव करता है। तो इसको किसी पर्टिकुलर ट्रैक पर जाने के लिए जो टाइम है, एक्सेसिबल टाइम जो, तो जैसे अपन डिस्क एक्सेस टाइम, वो सेम रहता है। जबकि सीक्वेंशियल एक्सेस में क्या होता है, आपके सीक्वेंस बाई सीक्वेंस एक्सेस होता है, पहले से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे। अगर आपको पहले से दूसरे में जाने में टाइम लेना है तो कम लगेगा, बट पहले से अगर 10वें पे जाना है तो आपको पूरा टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा। तो ये एक्सेसिबिलिटी हो गई। अब हम आते हैं एक्सेसिबिलिटी के बाद है उसकी रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस में बताइए चुका, इसमें क्या होता है कि कोई भी अमाउंट ऑफ जो टाइम होता है वो सेम लगता है किसी भी जगह पर पहुंचने में, ठीक है। ये आपकी प्राइमरी स्टोरेज में काम आती है, रैम है। इसके बाद हम रैंडम में है, रैंडम में सीक्वेंशियल पे आते हैं। सीक्वेंशियल में भी अभी आपको बताया ही था। सीक्वेंशियल में क्या होता है, सीक्वेंस होता है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, ये सीरियल। इसमें किस पे, ये सीक्वेंशियल कहाँ काम आता है, टेप्स में, ठीक है। टेप पे जो काम आता है वो सीक्वेंशियल आता है। अब एक है म्यूटेबिलिटी। म्यूटेबिलिटी के आधार पर तीन तरीके के हैं, रीड राइट म्यूटेबल बोलते हैं इसको, और म्यूटेबल स्टोरेज। एक होती है रीड ओनली स्टोरेज और एक होती है स्लो राइट फास्ट रीड स्टोरेज। यानी इसका मतलब क्या है कि आप किसी चीज़ पर जो डेटा लिख रहे हो उसको क्या ओवर रिटन कर सकते हो क्या, ठीक है। ये म्यूटेबिलिटी क्या है, अलाउ करती है किसी इन्फॉर्मेशन को ओवरराइट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। यानी एक बार किसी जगह पर आपने कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर कर दी, क्या फिर उस पर दोबारा चेंज करके उस इन्फॉर्मेशन पर दोबारा कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो ये है म्यूटेबल, ठीक है। तो एक होती है जैसे कई डिवाइसेज होती हैं हमारे, मैंने जैसे बताया कि आपको एक CD रोम थी, ये कैसी है, यानी ये इम्यूटेबल है। यानी इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक बार लिख दिया फिर इसमें आप दोबारा से ओवरराइट नहीं कर सकते कुछ ही डेटा को। तो ऐसी कोई डिवाइस जिसमें डेटा को सिर्फ रीड किया जा सकता है, दोबारा से उस पर राइट नहीं किया जा सकता, तो वो क्या है, इम्यूटेबल है। और जिसमें बार बार लिखा भी जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है, फिर दूसरा डेटा चेंज किया जा सकता है, फिर रखा जा सकता है, तो उसको बोलते हैं हम म्यूटेबल, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो आपके तीन कैटेगरी हैं म्यूटेबिलिटी के आधार पर, रीड एंड राइट स्टोरेज, जो हमारे हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, ये सारी कैसी हैं, म्यूटेबल है। एक होती है रीड ओनली जिसमें CD रोम है, DVD रोम है, और एक होती है स्लो राइट फास्ट रीड, यानी ये भी हैं तो म्यूटेबल ही, बट इनमें जो राइटिंग की स्पीड होती है वो स्लो होती है। और हम फिर उसके बाद इस तरीके, ठीक है। तो आपके ये रह गई रीड राइट स्टोरेज में, म्यूटेबल कहते हैं इसको, ये इन्फॉर्मेशन को ओवरराइट करने की फैसिलिटी देते हैं, ठीक। यहाँ पर ये प्राइमरी स्टोरेज पर्पज में काम आती हैं अधिकतर, यानी रैम है, ठीक है। तो ये आपके म्यूटेबिलिटी में। इसके बाद रीड ओनली में
ये इम्यूटेबल है। इसमें क्या किया जाता है, राइट वंस रीड मोर, वॉर्म पे काम करती है। इसको WORM की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, रीड राइट वंस, यानी एक बार लिखो, एंड रीड मैनी टाइम, रीड मोर, कितनी बार पढ़ा जा सकता है, ये रीड ऑनली स्टोरेज होती है। स्लो राइट, फास्ट रीड, अलाउ इन्फॉर्मेशन क्या करती है, ओवर राइट तो करती है मल्टीपल टाइम्स, बट इसमें क्या होता है, जो ऑपरेशंस होते हैं वो स्लोअर होते हैं रीड राइट के, और रीड आप उसको फास्ट कर सकते हो। एक्सेसिबिलिटी के आधार पर आपकी तीन तरीके के हम कह सकते हैं कि कोई एड्रेस जो स्टोर करते हैं, लोकेशन से एड्रेस हो सकते हैं, फाइल एड्रेसेबल हो सकती हैं, या फिर कंटेंट एड्रेसेबल हो सकती हैं। जैसे कुछ तो होती हैं डायरेक्ट CPU के साथ कनेक्ट, उनमें कोई एड्रेस की ज़रूरत नहीं होती, हमें नहीं दिखाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। लोकेशन एड्रेस होते हैं उसमें तो सिर्फ मेमोरी, जैसे रैम है। फाइल एड्रेस में क्या होता है, डायरेक्टरी बनी होती हैं, फाइल्स बनी होती हैं, इन्फॉर्मेशन, और एक कंटेंट में कंटेंट का एड्रेस चलता है। तो यहाँ हम इस तरीके से इनको समझ सकते हैं कि फाइल एड्रेस है, उसमें इंफॉर्मेशन डिवाइडेड फाइल्स में किया जाता है। फाइल एड्रेसेबिलिटी में वेरिएबल लेंथ होते हैं फाइल्स के, पर्टिकुलर फाइल का सेलेक्ट किया जाता है और उसको ह्यूमन रीडेबल डायरेक्टरी में या फाइल नेम के साथ स्टोर किया जाता है फाइल एड्रेसेबल में। जबकि आपके जो कंटेंट एड्रेसेबल होते हैं, कंटेंट एड्रेसेबल में क्या होता है, इंडिविजुअली एक्सेसिबल होती हैं और आपके कंटेंट स्टोर किया जाता है, और कंटेंट का एड्रेस होता है उसी को हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के जरिए ही पढ़ा जा सकता है, ठीक है, उससे उसके एड्रेसेस को पढ़ा नहीं जा सकता। तो ये आपके एक्सेसिबल मेमोरी है जो CPU कैश यूज करती है, ठीक है। ऐसे ही आपके जो लास्ट है वो है कंटेंट एड्रेसेबल हो गई। अब कुछ लास्ट में हम थोड़ा सा और बता देते कि अदर स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी हैं जो आपके काम में आती हैं। थोड़ा सा मैंने इसको आपको थोड़ा फास्ट कवर किया है क्योंकि कुछ चीज़ें एडवांस लेवल की हो जाती हैं, जो कुछ एडवांस टॉपिक्स पे बताएंगे, तो इसमें मैं ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए ये बना रहे हैं जिससे सभी को समझ में आए, ठीक। तो पंच कार्ड जो होते हैं, देखो ये स्टोरेज डिवाइस है, ये पंच कार्ड है, पुराने टाइम में काम में आते थे, इस तरीके के होते थे, ये इसमें पंचिंग की जाती थी। ये प्लास्टिक के कार्ड्स होते थे, होल कर दिए जाते थे, ये इनको हॉलरथ कार्ड्स भी बोलते हैं पंच कार्ड को। ये हरमन हॉलरथ ने अपने काम में लिए थे, हरमन हॉलरथ जो थे उन्होंने काम में लिया था। ये पहले सबसे पुराने टाइम में जब आपके कंप्यूटर, ये डिजिटल कंप्यूटर भी नहीं आए थे तब इनका आविष्कार हुआ था, ठीक है। इसमें बहुत सारे होल्स होते हैं जो डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए काम में लेंगे। ऐसे क्लाउड स्टोरेज आजकल क्या है, ये बहुत ज़्यादा कंसेप्ट चल रहा है क्लाउड स्टोरेज का। इसमें क्या होता है, आप ऑनलाइन किसी सर्वर पे डेटा को स्टोर कर सकते हो, और सर्वर पे स्टोर करने में भी आपको नहीं पता हुआ था वो पर्टिकुलर किस जगह पे स्टोर है, वो जगह जगह कहीं पे भी स्टोर हो सकता है। क्लाउड्स बहुत सारे सर्वर बने हुए हैं जो आपस में कनेक्ट हैं, ठीक है। जैसे ये आप बैठे हो या यूज़र, तो आपका डेटा आपको नहीं पता होता कहाँ पर स्टोर है, तो ये क्लाउड स्टोरेज में इस तरीके से काम होता है। तो क्लाउड स्टोरेज डेटा ऑनलाइन स्टोर होता है क्लाउड्स पे, ठीक है। ये मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कनेक्टेड रिसोर्सेज पे, कंप्रोमाइजिंग। कंप्यूटर में इसमें क्या होता है, ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी होती है, रिलायबिलिटी होती है, यहाँ डेप्लॉयमेंट होता है, प्रोटेक्शन बहुत अच्छी होती है, डेटा बैकअप मिलता है, आर्काइवल होता है, डिजास्टर रिकवरी पर्पज से मिलता है, कई जगह स्टोर होता है एक ही डेटा, ठीक। तो क्लाउड स्टोरेज आजकल जो सबसे ज़्यादा चल रहा है वो पॉपुलर में आपका एक गूगल ड्राइव है, एक आपके वन ड्राइव है, ठीक है, स्काई ड्राइव है, फ्लिकर है जहाँ पे फ़ोटो वगैरह स्टोर कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपके एक क्लाउड स्टोरेज में काम में आती हैं। एक टेक्नोलॉजी है रेड, जो सर्वर काम में लेते हैं, जनरली पर्सनल कंप्यूटर में काम में नहीं आती है। रेड की फुल फॉर्म है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। रिडंडेंट एरे ऑफ, इसमें क्या होता है, देखो ये सबसे ज़्यादा किस काम आती है, एक्चुअली ये होता क्या है कि आपके जहाँ सर्वर की बात आती है तो वहाँ पर एक से ज़्यादा हार्ड डिस्क को इस तरीके से यूज किया जाता है, एरे बना दिया जाता है। ये डिस्क हैं अलग अलग,
तो इनमें क्या होता है कि जब भी कोई डेटा स्टोर किया जाता है तो इनमें रेप्लिकेट किया जाता है, मिररिंग की जाती है, यानी एक ही डेटा आपका एक से ज़्यादा बार रेप्लिकेट होकर अलग अलग डिस्क में स्टोर होता है रेड के थ्रू। ये टेक्नोलॉजी जिससे अगर एक हार्ड डिस्क खराब हो जाए तो ऑटोमेटिक वो दूसरे हार्ड डिस्क को, यानी एक हार्ड डिस्क पे फॉल्ट आ गया तो वो दूसरे हार्ड डिस्क के डेटा को क्या कर सकता है, एक्सेसिबल कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। दूसरी खराब हो गई तीसरी से कर लेगा। तो इसमें भी आपके जैसे आपके कई रेड होते हैं, रेड के अलग अलग कंसेप्ट है। एक तो है जैसे रेड 0 है जिसमें सिर्फ 2 हार्ड डिस्क काम में ली जाती हैं, और एक है रेड 5 जिसमें आप एक ही डेटा को स्टोर करने के लिए अप टू 32 हार्ड डिस्क को काम में ले सकते हो। ठीक है, 32 रेड 5 में। तो ये क्या करते हैं, इसमें हम 2 या 2 से अधिक डिवाइसेज को, डिस्क ड्राइव्स को काम में लेते हैं इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। इसमें क्या कर सकते हैं, ये रेड जो काम आती है सर्वर्स पे काम आती है, जनरल पर्सनल कंप्यूटर में काम में नहीं आती है। और रेड का काम क्या होता है, सेम डेटा को रिडंडेंट यानी रिपीटेशन करके मल्टीपल पीसेज में और अलग अलग डिवाइसेज में स्टोर किया जाता है। तो ये दोस्तों हमारी बातें रहीं आपकी मेमोरीज की। जब मेमोरी की बात करें तो सबसे लास्ट में हम आपके पास आते हैं कि आपकी ये होती है यूनिट ऑफ मेमोरी। यूनिट मेमोरी क्या है भाई, मेमोरी की जगह अब जब बार बार कोई स्टोरेज की बात करेंगे तो कितना स्टोर, कितना कितना आता है। तो देखो एक अमाउंट, हमेशा अमाउंट पूछा जाता है, क्वांटिटी जैसे हम कह सकते हैं क्वांटिटी। तो क्वांटिटी बताने के लिए आपको एक यूनिट की आवश्यकता होती है, यानी उसको मापने की। तो मेमोरी यूनिट जो होती है वो मेमोरी यूनिट कौन सी है, तो सबसे पहले देखो जब सब मेमोरी जो भी स्टोर करेंगे वो डेटा हमारा डिजिटल फॉर्म में 0 या 1 में स्टोर होगा। 0 1 0 1 0 1 0 1 में इस तरीके से स्टोर होगा कुछ भी डेटा स्टोर। तो एक 0 या 1 को जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपके बिट। ये ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी 0 और 1 मिलके क्या बनाते हैं, आपके बिट बनाते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो क्या है, आपकी बिट है। और बिट क्या है, 0 या 1। 0 या 1 को क्या कहा जाता है, बिट कहा जाता है। ठीक है, 4 बिट मिला के आपके एक बनाती है निब्बल, एन है ये, न कि बी। 4 बिट यानी 4 बिट जो इक्वलेंट होती हैं वो आपके क्या हुई है, 1 निब्बल, NIBBLE। ठीक, और 4 बिट या फिर ये कह सकते हैं, और 8 बिट मिला के आपके जो बनाती है एक बाइट बनाती है, BYTE बाइट। यानी ये भी कह सकते हैं कि 2 निब्बल मिला के क्या बना रहे हैं आपके, यानी 2 निब्बल में भी तो 8 बिट हो गई, तो ये क्या बना रही है, एक बाइट। ठीक, तो ऐसे हम ध्यान रख सकते हैं कि बिट है 0 1 है, निब्बल है आपके 4 बिट का एक निब्बल है, और 8 बिट का एक बाइट है। यहाँ तक ये तो सबसे छोटी इकाइयों में चलती हैं। अब आते हैं हम यहाँ पर कि आपके 1024 बाइट, 1024 बाइट में क्या मिल जाएगा आपका, 1 किलो बाइट, KB किलो। ठीक, 1024 किलोबाइट का आपके 1 MB यानी मेगाबाइट। नोट कर लीजिए, यह है किलोबाइट और यह है मेगा बाइट। ऐसे 1024 मेगाबाइट मिलकर जो बना रही हैं आपके 1 GB यानी गीगाबाइट। क्या बनाएंगे, गीगा। और 1024 गीगाबाइट मिलके आपकी एक TB यानी टेराबाइट। और 1024 TB मिलके आपके एक बनाती है PT पेटाबाइट। और 1024 पेटाबाइट मिलके आपके एक्साबाइट, 1024 एक्साबाइट मिलके जेटाबाइट, और 1024 जेटाबाइट मिलके आपके योटाबाइट। आप इनको ऐसे याद कर सकते हो। इनमें जो ध्यान रखने की बात है वो यही है, एक बिट 0 1 होती है, ठीक है, 4 बिट निब्बल होती हैं,
8 बिट एक बाइट होती हैं, 1024 बाइट आपकी 1 किलोबाइट, 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट 1 टेराबाइट, 1024 का सिस्टम इसमें चलता है। ठीक, तो दोस्तों ये आपके आज स्टोरेज डिवाइस के ऊपर जो बता सकते थे वो हमने आपको बताया। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कीप विद मी। थैंक यू।